फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस आवर चैप्टर सेकंड पार्ट थर्ड। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए क्या हैं, यूज़फुल हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? द एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन ऑफ अ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इन द अब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ये इन द अब्सेंस ऑफ एयर होती है। ठीक है, यानी कि हमारी एयर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, और ये इंजाइमेटिक ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एंजाइम हमारे क्या करते हैं कि जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे एल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर बाय फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे शुगर हमारा हुआ। ठीक है, शुगर जब यीस्ट हमारा एक एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में जब यीस्ट क्या करता है कि शुगर को फर्मेंटेशन करवा के एल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक है, ईस्ट कंटेन एंजाइम्स जाइमेज एंड इन्वर्टेज। जो ईस्ट होता है उसमें दो टाइप के एंजाइम होते हैं। ठीक है, पहला एंजाइम क्या होता है, जाइमेज होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पहला तो जाइमेज, दूसरा इन्वर्टेज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में समझते हैं, शुगर है। शुगर पहले क्या होता है, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज में चेंज होता है। ठीक है, पहले क्या होगा, शुगर हमारा जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज में चेंज होगा और फ्रक्टोज में चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब ग्लूकोज को हम क्या करवाते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करवाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, एथिल एल्कोहल में चेंज हो जाता है, और हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या होती है, वो रिलीज होती है। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या होता है, कुछ मेडिसिन फील्ड में भी होता है। ठीक है, द एंटीबायोटिक्स इन इंडस्ट्रीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, जो जैसे मेडिकल फील्ड है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, एंटीबॉडी का काम करते हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, अंडर कंट्रोल कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कुछ स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन ह्यूमन एज वेल एज इन एनिमल। जैसे ठीक है, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ह्यूमन मतलब कि इंसानों में और जानवरों को भी इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनके ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमेशा क्या करना चाहिए, डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, मतलब कि जो अच्छे डॉक्टर हैं उनके सजेशन पे ही लेना चाहिए। ठीक है, डू नॉट टेक एंटीबायोटिक्स इफ़ नॉट नीडेड। अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बिना ज़रूरत के हमारी बॉडी में जाएंगे तो क्या करेंगे, वो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं हमारी बॉडी में वो क्या करेंगे, उनको किल करने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, डू यू नो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंगी एंड मोल्ड्स प्रोड्यूस सर्टेन केमिकल्स विच इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ठीक है, सच केमिकल कंपाउंड्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स। और वो जो केमिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंटीबायोटिक्स कहलाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन। ठीक है, पहला जो एंटीबायोटिक्स खोजा गया था उसका क्या नाम था, उसका नाम था पेंसिलिन। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक्स था वो क्या था, पेंसिलिन था, वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला क्या कि जो पहला एंटीबायोटिक था वो पेंसिलिन था, और दूसरा क्या था, इसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, इन 1929 फ्रॉम द मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक मोल्ड होता है। ठीक है, उससे इन्होंने क्या किया था, पेंसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था। पेंसिलिन इज़ यूज टू क्योर मैनी माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज। आप लोग पेंसिलिन का नाम ऑलरेडी सुने होंगे। ठीक है, अदर वेल नोन एंटीबायोटिक्स आर स्पेक्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड ग्रेमिसाइडिन। ठीक है, ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, वैक्सीन की। इस समय आप लोग जान रहे हो वैक्सीन बहुत तेज़ी से
वैक्सीनेशन सबका हो रहा है। वैक्सीन एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। अनदर वे टू प्रिवेंट डिसीज़ इज़ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। जो डिजीज़ से प्रिवेंट करने का एक दूसरा तरीका क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। इम्यूनाइजेशन मतलब कि क्या होता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास जो डिजीज़ है उससे लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। इम्यूनाइजेशन इज़ डन बाय यूजिंग वैक्सीन, और ये जो इम्यूनाइजेशन होता है वो क्या क्या होता है, वैक्सीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड और किल डिजीज काजिंग माइक्रोब्स नीडेड टू इम्यूनाइज द बॉडी अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिसीज इज कॉल्ड अ वैक्सीन। होता क्या है, अ स्मॉल डोज ऑफ वीकेंड एंड और किल्ड डिजीज काजिंग माइक्रोब, जो मतलब कि जिस वजह से हमें कोई डिजीज़ हो रही है, ठीक है, उसका जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, या तो बहुत ही कमज़ोर या फिर उनके जो किल्ड माइक्रोब्स होते हैं उनको बॉडी में क्या किया जाता है, इंजेक्ट करवाया जाता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, फिर उसी के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या होती है, इम्यून सिस्टम अपना वर्क करने लगता है। वैक्सीन शुड बी केप्ड स्टोर एट लो टेम्परेचर, और जो भी वैक्सीन होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा लो टेम्परेचर पे स्टोर की जाती हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आगे थे, हाउ डज अ वैक्सीन वर्क। अब ये वैक्सीन वर्क कैसे करती है। व्हेन अ डिजीज काजिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, ठीक है। जब भी क्या होता है, कोई माइक्रोब जो डिजीज़ हमें काज कर सकता है वो हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने लगती है। किससे, इन्वेडर से, जो मतलब कि हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा घुसपैठिया आया उससे लड़ने के लिए। दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द वीकेंड माइक्रोब्स टू रिमेन इन द ब्लड टू फ्लाइट एनी फर्दर अटैक बाय सच डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स। होता क्या है कि ये जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है वो क्या करती हैं, उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है। और क्या आती हैं, ब्लड में रहती हैं, कि जब अगर मान लो कि ऐसा कोई भी डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स आ रहा है तो उससे लड़ सके, ठीक है। चिल्ड्रेन आर मोर सेंसिटिव, जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनी सच हार्मफुल माइक्रोब्स एप्रोप्रिएट वैक्सीन मस्ट बी गिवन एट सुटेबल एज। उनके लिए क्या होता है कि देखो, हर एज के लिए एक जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टाइम टाइम पे वैक्सीन दी जाती है। जैसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ठीक है, डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बॉडी उस अगर क्या हो कि अगर वो टीका न लगे तो हमारी बॉडी क्या होगी कि बच्चे ऑलरेडी सेंसिटिव होते हैं, और अगर बाई चांस से अगर कोई ऐसा माइक्रोब आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई वायरस आ गया जिसने अटैक कर दिया बॉडी पे, तो बॉडी जो बच्चे की है उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाएगी। उसके लिए क्या किया जाता है कि बच्चा सुरक्षित रहे, उसको पहले ही वैक्सीन लगा दी जाती है। सच वैक्सीन्स आर इजीली अवेलेबल इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर, और ये सब वैक्सीन क्या होती हैं हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए कुछ वैक्सीन दिखाए गए हैं। सून आफ्टर द बर्थ, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो क्या होता है, 24 घंटे के अंदर जो वैक्सीन लगाई जाती है वो क्या होती है, स्मॉल पॉक्स की होती है और बीसीजी की होती है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरेन, ठीक है। ये दोनों टीके क्या होते हैं, 24 आवर के अंदर बच्चे को लगा दिए जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, 4 to 9 मंथ, फिर 4 से 9 महीने के बीच में डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है, और पोलियो का टीका लगता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 1 साल के बाद स्मॉल पॉक्स का रीवैक्सीनेशन होता है, ठीक। 1.5 साल से 2 साल के बाद डीपीटी और पोलियो का बूस्टर डोज लगता है, ठीक है, कि हमारी बॉडी और उसके प्रति स्ट्रांग हो सके। 3 से 4 के बाद, मतलब जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है तो उसको एक बार फिर से स्मॉल पॉक्स का रीवैक्सीनेशन किया जाता है। और जब 5 से 6 साल का हो जाता है तो डीपीटी का टीका और टाइफाइड वैक्सीन 1-2 मंथ के बीच में लगाई जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारा वैक्सीनेशन, ठीक है, कि कब कब कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारी हेल्प करते हैं, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में कैसे हेल्प करते हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है, वो क्या करती है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके फिक्सेशन में इसको क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लिविंग इन द रूट नूडल्स ऑफ द
लेग्यूमिनस प्लांट्स एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, होता क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स नूडल होती हैं, ठीक है, रूट का एकदम जो पॉइंट वाला पार्ट होता है उस पर क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं, और वो क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, ठीक है, वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। एज द रिजल्ट दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। होता क्या है कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो नंबर है वो बढ़ता है, ठीक है, नाइट्रोजन के नंबर ये बढ़ाते हैं और क्या होता है, फर्टिलिटी सॉइल की क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिजिक्स की हेल्प से समझते हैं। द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई गई है, ठीक है, नूडल्स जैसे ये जो जड़ होती है, ठीक है, वहाँ पे ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं किसकी, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काजेज डिजीज इन ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे अंदर डिजीज़ को ला देते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि स्पॉइल कर देते हैं किसको, फूड को, क्लॉथ को, लेदर को, जो भी चमड़े हैं वगैरह हैं उनको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस, तो यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे कि किसी वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कुछ डिसीज़ क्या होती हैं। ऑल एनिमल्स आर ह्यूमन बींग्स एट वन टाइम और अदर सफ़र फ्रॉम अ डिसीज़, किसी न किसी बीमारी से वो क्या होते हैं, सफ़र करते हैं। दिस डिसीज़ आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो डिजीज़ किसकी वजह से होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। हमें कोई भी डिसीज़ हो रही है तो कहीं न कहीं पे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें रोल होगा, चाहे वो वायरस होगा, चाहे बैक्टीरिया होगा, चाहे फंगस होगा, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर उसका रोल होगा। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इंटर आवर बॉडी वेयर दे मल्टीप्लाई, डैमेज द बॉडी सेल्स एंड काज द डिजीज। होता क्या है कि ये हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, ठीक है, खुद को मल्टीप्लाई करने लगते हैं, मतलब कि अपना नंबर बढ़ाने लगते हैं, एक वायरस से दो वायरस, दो वायरस से चार वायरस होता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये बॉडी सेल को क्या करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं, और फिर हमें क्या होता है, वो डिजीज़ हो जाती है। यहाँ पे जैसे कुछ एक चार्ट दिया गया है, जैसे बैक्टीरिया है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, बैक्टीरिया से क्या होगा, न्यूमोनिया हो गया, टिटनस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया, कॉलरा हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया। ये सब किसकी वजह से होते हैं, ये सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। फंगस की बात करें तो स्किन डिजीज़ जितनी भी होती हैं वो फंगस की वजह से होती हैं। फूड पॉइजनिंग फंगस की वजह से होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ की बात करते हैं, मलेरिया हुआ, काला आजार हुआ, एमाविक डायनेस्टी हुआ, ठीक है, ये सब जो है प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। वायरस की वजह से देखो, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, एड्स हो गया, मीजल्स हो गया, कंजक्टिविटीज़ हो गई, रेबीज़ हो गया, डेंगू, हेपेटाइटिस, और सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है इसमें, कोरोना है। ठीक है, कोरोना भी हमारा किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। ठीक है, आगे देख, द डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आर सिंपली एज पैथोजेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ को काज करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है। ठीक है, पैथोजेंस डिसरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी बाय अटैकिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस मतलब कि जो डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं और बॉडी सेल्स को क्या करने लगते हैं, ख़राब करने लगते हैं। ठीक है, डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन इंटर आवर बॉडी थ्रू फूड, वाटर। देखो अब ये क्या है कि हमारी बॉडी में कैसे इंटर करते हैं, पहला तो है फूड से, वाटर से, या फिर एयर से। ठीक है, या फिर ऐसा हो कट इन द स्किन और थ्रो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट, या फिर कहीं से स्किन हमारी कट जाए वहाँ से हो जाए, जैसे टिटनेस हमारा होता है, या फिर किसी डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट में आ गए उससे हो गया। ठीक है, कैरियर सच एज मॉस्किटो फ्लाई, या फिर कुछ इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कैरियर होते हैं, जैसे अगर हमारा क्या कहते हैं कि मलेरिया हुआ, एडीज़ मच्छर से होता है। ठीक है, तो ये सब उसके क्या होते हैं, कैरियर होते हैं। अब बात करते हैं किसकी, डिजीज़ काजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरस। जो डिजीज़ होती हैं उनकी हम डिस्कस करेंगे। द डिजीज़ काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ आर कम्युनिसेबल और इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, कम्युनिसेबल क्या मतलब क्या हो गया, जो कॉन्टेक्ट की वजह से होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कम्युनिसेबल डिसीज़
Disease which can get transmitted from one person to another person by direct or indirect contact are called communicable or infectious disease. अगर कोई ऐसी डिजीज़ है जो क्या हो कि अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हो तो हो जाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, ठीक है, ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, एयर, इंसेक्ट्स, इन्फेक्टेड क्लॉथ्स, ठीक है, अनटेंसिल, ठीक है। ये सब क्या होते हैं कि जैसे अगर हमारा जो बेकार खाना है, पानी है, एयर है, इंसेक्ट है, इन सब की वजह से फैलता है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज़। Communicable disease get transmitted from the source of infection to the person, animal, either directly or indirectly. या तो ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन से जाएंगे या फिर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन से जाएंगे। डायरेक्ट ट्रांसमिशन से कैसे जाएंगे? बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। द इन्फेक्शन में बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट स्किन टू स्किन, म्यूकोसा टू म्यूकोसा एंड म्यूकस टू स्किन कॉन्टैक्ट। अगर ऐसा हो कि आप किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे अगर किसी को मान लो कि वो डिजीज़ है और आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में जा रहे हो तो भी वो आपको डिजीज़ होने की चांसेस रहते हैं। जैसे क्या लिप्रोसी हो गया, एंजाइमा हो गया, कंजक्टिविटीज़ हो गया। जैसे कंजक्टिविटीज़ क्या होती है? आई इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती हैं। बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया? जैसे कफिंग हो गया, स्नीजिंग हो गया, स्पिटिंग हो गया, ठीक है। स्पीकिंग में रिलीज ड्रॉपलेट होता क्या है? जैसे कि अगर आप खांस रहे हो, आपको कोई बीमारी है, आप खांस रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि जो वायरस होगा एक आपसे दूसरी पर्सन की तरफ जाएगा, ठीक है, और उसको क्या होगा? वो भी डिसीज़ हो जाएगी। जैसे वोपिंग कफ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब क्या है? बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल्स और सीरीज। अगर आप क्या करते हो कि कोई इन्फेक्टेड नीडल, या जैसे आप इंजेक्शन लगवा रहे हो, मान लो कि डॉक्टर ने आपको ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया कि जैसे किसी इन्फेक्टेड आदमी को वो इंजेक्शन लगा हुआ था और फिर वो इंजेक्शन उसने आपको भी लगा दिया, तो वो भी आपको डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं। जैसे क्या हो गया? एड्स हो गया, सबसे रेबीज़ हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? इन्फेक्टेड सीरीज से भी हो सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या आता है? द डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आल्सो इंटर बॉडी ऑफ अ पर्सन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी हमारी बॉडी में आ सकते हैं, जैसे थ्रू इन्फेक्टेड फूड और वाटर। अगर कोई ऐसा फूड हो, वाटर हो जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो और हमें उसकी जानकारी ना हो, ठीक है, हमने उसका यूज़ कर लिया तो हम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। थ्रू एनी कैरियर सच एज मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, रेट, फ्लिया एट्सेट्रा, ठीक है। जैसे कुछ डिसीज़ ऐसे होती हैं जैसे जो मच्छरों के काटने से फैलती हैं, मक्खियों से फैलती हैं, ठीक है, उनकी का वजह से हो सकता है। थ्रू क्लॉथेज, टॉवेल्स, हैंड कीपर्स एंड पर्सनल यूटेंसिल ऑफ द पेशेंट। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा पेशेंट है, ठीक है, जो क्या हो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, तो हम उसका क्लॉथ यूज कर लें, टॉवेल यूज़ कर लें, तो उन सब से भी हम क्या होते हैं? देखो ये सब क्या है? इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन के कारण है। अब बात करते हैं स्प्रेड ऑफ डिसीज़ बाय इंसेक्ट। अब इंसेक्ट हमारे कैसे डिजीज़ फैलाते हैं? डिजीज़ आर काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म such as bacteria, virus, fungi and protozoa. These microorganisms enter our body either through air, water or food. Insects like flies, mosquito and cockroaches are spread disease by carrying the harmful microorganism on their feet and hair. होता क्या कि ये जो भी हमारे ये इंसेक्ट हैं, जैसे जो हाउस इंसेक्ट हुए, जैसे कॉकरोच हुआ, मॉस्किटो हुआ, फ्लाइज और मक्खी हुई, तो ये सब क्या करते हैं कि अपने पैरों में वो उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ वाले होते हैं और वो हमारे फूड पे बैठते हैं, वाटर पे बैठते हैं, तो वो ऑलरेडी उसमें क्या होते हैं? इन्फेक्टेड हो जाता है और हम उसका यूज करते हैं तो हम भी क्या होते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। हाउस फ्लाई फीड एंड मल्टीप्लाई द गार्बेज एंड ह्यूमन एंड एनिमल एक्सेट्रा। गार्बेज एंड एक्सक्रेटा आर द मोस्ट फेवरेबल प्लेस फॉर द ग्रोथ ऑफ डिसीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो भी एक्सक्रेटा हुआ, गार्बेज हुआ, ये सब क्या है कि मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस हैं किसको? मल्टीपल के लिए, ग्रोथ के लिए, डिजीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। ये यहाँ पे क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि साफ सफाई हमेशा रखना चाहिए। व्हेन हाउस फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज और एक्सक्रेटा, द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स प्रेजेंट देयर स्टिक टू देयर फीट एंड हेयर। होता क्या कि जब भी मक्खी उस गार्बेज पे बैठती है तो जो उनके पैर होते हैं, ठीक है, जो उनके हेयर होते हैं उस पर क्या होते हैं? वो जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो उस पर बैठ जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन द फूड, दीज जर्म्स गेट ट्रांसफर्ड टू द फूड। और जब ये हमारी
फ्लाइज बैठती हैं फूड पे तो क्या होता है कि वो जो भी जर्म्स होते हैं वो फूड पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, द फूड दस गेट कंटेमिनेटेड, और जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड होता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। दीज जर्म्स दे मल्टीप्लाई एंड स्पॉइल द फूड, और वहाँ पे क्या होता है कि जो जर्म्स होते हैं वो खुद को मल्टीप्लाई करने लगते हैं और जो हमारा फूड होता है वो बेकार हो जाता है। और जब ये क्या होता है कि जब ये फूड हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो जो जर्म्स होते हैं हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं और जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है। हाउस फ्लाई इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द काजिंग अबाउट 20 डिसीज़ इन ह्यूमंस। जो ये हाउस फ्लाई होती है वो क्या होती है, करीब करीब 20 डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। मेनी ऑफ डिसीज़ लाइक कॉलरा हुआ, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, ये सब क्या है, बहुत ही वेरी डेंजरस डिसीज़ हैं और ये किसकी वजह से होती हैं, हाउस फ्लाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जो मलेरिया है वो क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से फैलता है। ये टर्म आपको याद रखना है कि जो मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से। मलेरिया इज काज्ड बाय द प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम, और ये इसके लिए किसकी वजह से ये होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और जो उसका नाम है क्या है, प्रोटोजोआन प्लाज्मोडियम, ठीक है। व्हेन अ फीमेल एनाफिलीज suck the blood of the infected person, the protozoan plasmodium is taken into its stomach। होता क्या कि जब जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो जब किसी इन्फेक्टेड आदमी को काटती है, ठीक है, तो उसके ब्लड के थ्रू क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, प्रोटोजोआ होता है, वो उसके बॉडी में जाता है, ठीक है। हेयर इज मल्टीप्लाई एंड व्हेन द मॉस्किटो बाइट द हेल्दी पर्सन, और जब क्या होता है कि उसके बॉडी में गया तो वहाँ पे उसने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया, और जब वही मच्छर आके किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया तो क्या होता है, जो प्रोटोजोआ होता है वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में इंटर कर जाता है और उसको भी मलेरिया वाला डिजीज़ हो जाता है। फीमेल एडीज़ इज अनदर मॉस्किटो वेक्टर द डेंजरस, और ये क्या होता है, जो फीमेल एनाफिलीज है वो फीमेल एडीज़ है इज़ द अनदर मॉस्किटो वेक्टर द डेंजरस वायरस। फीमेल एडीज़ इजिप्टी मच्छर से भी क्या होता है, तमाम तरीके की बीमारियां होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आगे वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिजीज़ काजेज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस इन ह्यूमन, ठीक है, क्या क्या कैसे किसकी वजह से होती हैं, ट्रांसमिशन में क्या होता है, ठीक है, आगे ये सब डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।